नमस्कार दोस्तों। आज जो मैंने आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे, उनमें सबसे अच्छा आंसर जो मुझे लगा, ये परांतक जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है। और इनकी राइटिंग आप देख सकते हो, हिंदी में इतनी सुंदर राइटिंग है इनकी। भले ही इन्होंने थोड़ा टाइम लगा के लिखा होगा, लेकिन राइटिंग इज़ वेरी गुड। और ऐसी राइटिंग होती है जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है, तो राइटिंग देखकर आप उसकी पॉकेट से मार्क्स निकलवा सकते हो। इतनी सुंदर राइटिंग, सबसे पहला इंप्रेशन आपकी राइटिंग ही होती है। कंटेंट तो फिर आप मतलब पढ़ने के बाद पता चलता है कि कंटेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये फैक्टर है कि आप जैसे जैसे मेंस के सिनेरियो में पहुंचते हो, उस दिन आपकी राइटिंग डिग्रेड होती है, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है और बहुत कम टाइम फ्रेम में लिखना होता है। लेकिन फिर भी अगर सुंदर राइटिंग डिग्रेड होगी तो कितना डिग्रेड होगी, है ना। वही चीज़ है, जो पहले से डिग्रेडेड है वो कितना बेकार हो जाएगी अगर स्पीड अप करोगे उसे। तो इनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत लगी मुझे, सब नंबर 1। एंड इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने शब्द सीमा के अंदर लिखने की कोशिश की है, वर्ड लिमिट को फॉलो किया है, और बहुत ज़्यादा डीप में कुछ भी नहीं लिख दिया है। जो रिलेटेड है क्वेश्चन से, क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वही इन्होंने एड्रेस किया है। आप इसको एक एज अ मॉडल आंसर देखिए। मॉडल आंसर क्या होता है, कितनी भी बुक्स आप मार्केट से ले लोगे ना, वो भी मॉडल आंसर को उतना अच्छे से नहीं लिख पाती है जितना आप अपने खुद की एनालिसिस करके लिखते हो। ठीक है, आप इसको देखो ना, कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि में अंतर। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोनों सेम है। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पता है तो आप यूपी का कंसोलिडेटेड फंड लिख सकते हो ना। मैटर सेम होगा, खाली स्टेट बदल जानी है। आर्टिकल सेम है, थोड़ा सा बस 1 और 2 क्लॉज अलग कर देना है। अगर क्लॉज नहीं भी याद आते तब भी आप वही लिख सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक टेबल फॉर्म में बनाओ, और बाकी लोग भी इससे समझ सकते हैं कि इनका आंसर क्यों ठीक लगा मुझे। डिफरेंस जब भी आप करते हो तो आपको एक साइड एक चीज़ लिखनी होती है, दूसरी साइड दूसरी चीज़ लिखनी होती है। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशियल टेबुलर फॉर्म आंसर। तो ये आपने डिफरेंस जब भी आपको आएगा ना किसी भी आंसर में, 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना, तब आपने ऐसी टेबल बना के लिखना है। और बहुत अच्छा है, इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, जहाँ से भी देखा है वहाँ से भी। देखिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आज पहला दिन था और हमने बहुत पॉलिटी के बहुत छोटे से ऐसा टॉपिक का मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे, ताकि आप सब जाके लक्ष्मीकांत में भी पढ़ो ना, तो आपको वो आंसर्स पता हों। तो इसीलिए इन्होंने यही प्रक्रिया आपको देखनी थी कि आपने उन आंसर्स में से कितना वर्ड लिमिट फॉलो किया, और जो क्वेश्चन की डिमांड है उतना ही लिखा है, या फिर उससे ज़्यादा जो भी मन में आया वो लिख दिया है ना। तो यहाँ से एक तो होता है नोट्स बनाना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे आप या यूपी पे आप नोट्स बना सकते हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आंसर जब आता है तो वो नोट्स का भी कंसाइज फॉर्म होता है। आपको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना होता है, और आप जब इनका आंसर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो डिमांड एड्रेस हो रही है। और भी किसी को अगर इनके पॉइंट्स में कुछ और एड ऑन करना हो, या लगता है कि कुछ छूट गया है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो काफ़ी सटीक आंसर लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब इन्होंने काफ़ी हद तक वर्ड लिमिट को फॉलो करने की कोशिश की है। और देखिए, आंसर राइटिंग ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको वर्ड लिमिट भी फॉलो करनी होती है। शब्द सीमा में आता बहुत कुछ है, कभी कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पता होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन उनको कैसे आपने प्रेजेंट किया है, कौन सी चीज़ पहले एड्रेस की है, कौन सी चीज़ बाद में लगाई है, क्रोनोलॉजी क्या रखी है, यही एक गुड आंसर की पहचान है। क्या आप पूरी तरह समस्या को एड्रेस कर पाए हैं जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हाँ, इनका पहला क्वेश्चन एकदम ठीक लिखा है, उन्होंने समस्या को एड्रेस भी किया है, सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार, मतलब ज्यूरिसडिक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ यूपी। तो सबसे पहले ये भी आंसर इन्होंने एड्रेस किया। इनका देखिए, ये राइटिंग फॉर्मेट जो इन्होंने लिखा हुआ है, स्थापना पहले बता दी, नाम बता दिया, ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप लिख सकते हो। हाँ, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार दिखाने के लिए, जो ज्यूरिसडिक्शन और कंपोजिशन दिखाने के लिए आप और एक टेबल बना सकते हो। कोई इंसान गठन में टेबल बना सकता है, कोई इंसान क्षेत्राधिकार के लिए टेबल बना सकता है। ये अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इस पूरे आंसर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक एक पॉइंट जो भी रिलेटेड है इस क्वेश्चन से वही लिखा गया है। कुछ भी फालतू का नहीं डाला गया है जो मतलब इररिलेवेंट हो और जिसका कोई उद्देश्य समझ में ना आए। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र मतलब वही रिट ज्यूरिसडिक्शन को इन्होंने लिख दिया है। ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, एप्लीट। देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी इन क्वेश्चन से, हम लोग डेली ऐसे डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि आपको स्पून फीडिंग में ना लगे और थोड़ा डिस्कशन भी हो जाए। हाई कोर्ट्स के
सारी स्टेट्स के जो भी जुरिस्डिक्शन होते हैं वही यूपी के होते हैं। बस आपने जहां पर भी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट लिखना था वहां पे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश डाल देना था, ठीक है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलिएट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, जो भी जुरिस्डिक्शंस हैं इनके सुपरवाइजरी, ये सारे आपने लक्ष्मीकांत में देखने थे और वहां से पढ़ने थे और वहां से लिख देने थे। अब आप देख के लिख देते हो एकदम से, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता, आपने देख के लिखा, इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं याद होती, अभी आप देख के लिख रहे हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपसे पूछा जाए तो आपको इस आंसर के सारे पॉइंट जाके एक आंसर कंप्लीट होता है कि हाँ पूरी तरह से सारी चीज़ें हमने एक एक पॉइंट। वैसे भी पीसीएस में क्या होता है ना, इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। यूपीएससी आस्क अ टफर साइड क्वेश्चन, मेंस में ना यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछता है। उनका तो क्वेश्चन ही आप पहले तो रीड आउट करोगे, उसको समझोगे, तब तक आपको मतलब बहुत सारे एड ऑन करके एक बहुत बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन बना के वो लोग देते हैं। 2-3-4 चीज़ें एक साथ लिखनी होती है। यूपी का ये आसान है कि इसमें ईजिली आप मेंस के क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर सकते हो। आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड मैटर क्या है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को नहीं रखते। देख लीजिए ना, ये दोनों क्वेश्चंस भी कितने आसान थे। ऐसे ही मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है और ये एक वंडरफुल शुरुआत थी। प्रांतक हैं कोई उनके द्वारा और बहुत बहुत अच्छा लिखा है। मतलब शुरुआत के हिसाब से तो ये वंडरफुल कॉपी थी जो मैंने अभी देखी। मुझे इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं लगा जो उन्होंने छोड़ा है या जिसको एड ऑन करने की जरूरत है या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी या फिर एड्रेस ना की गई हो। मुझे ठीक लगा। यही होता है कॉपी का इवैल्यूएशन। ऐसे ही आप इवैल्यूएट करते हो चीज़ों को। और आप जो बाकी लोग नहीं लिख पाए हैं वो भी शुरुआत कीजिए। लिखने की शुरुआत ही सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो आप समझ लिए आधी बैटल आपकी जीती जा चुकी है। अगर आप डेली लिखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपका आंसर राइटिंग स्किल कब डेवलप हो जाएगा और कब आप मेंस के लिए तत्पर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और आपको क्या लगता है, दिस इज व्हाट कि प्री का पढ़ते रहेंगे, एक दिन मेंस अचानक से प्री जब निकल जाएगा तब मैं भुक्तभोगी हूँ। व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मेंस, मैंने मेंस देखा तक नहीं था बिफोर राइटिंग माय मेंस। हाँ, तो वो मेरी गलती थी और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे मेंस की मार्कशीट में। कभी आपको मेंस की मार्कशीट मिलेगी तो मैं जरूर शो करूंगी कि मेरे मार्क्स मेरे पहले मेंस में काफ़ी अच्छे थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपके पास कंटेंट नहीं था, मेरे पास GS1 और GS3 इन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे ये 2 सब्जेक्ट वीक थे और मेरे पास कंटेंट नहीं था। मैंने बहुत 2-3 महीने के अंदर जो मुझे प्री के बाद समय मिला था उसमें ही अपनी आंसर राइटिंग की थी। और तब ऑप्शनल भी हुआ करता था, तो वो ऑप्शनल भी मैंने प्रिपेयर किया था। तो ऑप्शनल में भी मेरे वेरी गुड मार्क्स, मेरे जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनके बराबर मेरे मार्क्स थे। मेरे GS4 में मार्क्स अच्छे थे, मेरे ऐसे में मार्क्स अच्छे थे, मेरे हिंदी में भी मार्क्स अच्छे थे। GS1 और GS3 मुझे ले डूबा था उस समय। तो वो गलती आप क्यों करनी है भाई? जब हम जैसे बच्चे आपको समझा रहे हैं, हम जैसे एस्पिरेंट आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये नहीं करना है कि एकदम से प्री के बाद तैयारी करो, तो क्यों नहीं सीख रहे हो? इतनी छोटी सी बात। और सच में बहुत अच्छा प्रयास है। आप आंसर राइटिंग जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो टफ लगती रहेगी। आप देख के लिखो ना, आप लिखो 2 क्वेश्चन देख के लिखो। मैं 2 क्वेश्चन जो डेली डाल रही हूँ ना ग्रुप में, आप वही क्वेश्चन आप लिखना शुरू कर दो और यकीन मानो, ट्रस्ट द प्रोसेस, वन डे यू विल फाइंड दैट यू हैड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर साइलेंटली। चुपचाप से आपको कब आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको याद भी होता जाएगा। रिलेवेंट मैटर लिखते लिखते चीज़ें याद होती हैं। अब आप प्रांतक से पूछोगे, उसने आंसर आज लिखा होगा उन्होंने, तो उनको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब आप 2-3 दिन बाद उनसे कहोगे तो वो बता पाएंगे कि हाँ हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। चीज़ें लिखते लिखते याद होती हैं। और जब आप नोट्स बनाओगे ना, ऐसे लिखना शुरू करोगे आंसर, तो आपको नोट्स बनाने की भी कला समझ में आएगी, क्या लिखना और क्या फालतू था। ठीक है, तो ऐसे ही शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा प्रयास था। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब जुड़िए इससे ताकि आप सबको लाभ पहुंच सके।